नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कवर करूंगा। और साथ ही दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि सारे जो लीडिंग सोर्सेज हैं वहां से आपके लिए ये न्यूज कलेक्ट की जाती है और आप लोगों को फिर उपलब्ध कराई जाती है, जो आपके लिए सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। चाहे वो एग्जाम आपका यूपीएससी हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस हो या अन्य कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो आगे चलने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और इन्हें ज्वाइन करके आप इनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्पेसिफिक हमारा टेलीग्राम में चैनल है उसका नाम चैनल के आधार पे ही है, नाम पर ही है, @ऑफ ओनली करंट अफेयर्स के नाम से है, उसे आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स या नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको उस चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आइए आज की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और पहली न्यूज को कवर करेंगे हम। तो आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज है जीएस पेपर 1 से है, इसको आप आर्ट एंड कल्चर में रख सकते हैं। ओणम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है आपका, ठीक है ना, केरला का, जो हर वर्ष मनाया जाता है, उसी के बारे में ये न्यूज है। तो वो लिखा गया है कि केरल में जो प्रतिवर्ष है वो आपका जो मलयालम कैलेंडर है, ठीक है, जिसको कोल्ला वर्षम बोला जाता है, तो उसके अनुसार जो है पहला महीना जो उसका चिंगम कहलाता है उसी की शुरुआत में इसको मनाया जाता है। अब ग्रेगोरियन जो आपका कैलेंडर है जिसको अपन यूज करते हैं उसके हिसाब से जो ये है आपका मंथ वो सितंबर या अगस्त में पड़ता है, ठीक है, मतलब या अगस्त को पड़ता है या फिर आपका सितंबर में पड़ता है हर ईयर, है ना। तो इसके बाद लिखा गया है कि आपका ये जो फेस्टिवल है इस स्प्रेड ओवर 10 डेज, मतलब 10 दिनों तक ये चलता है लगभग, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसके साथ ही जो है एक इसके अंतर्गत जो मनाया जाने वाला है, कई सारे जो है इसके अंतर्गत और भी सेलिब्रेशंस किए जाते हैं, तो उनको अलग अलग दिन को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो थिरु ओणम है एक नाम आपका, थिरु ओणम बोला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन होता है, ठीक है। कंटेक्चुअल जानकारी इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है, थिरु ओणम, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी ओणम लिखा है उसमें अंतिम में। तो उसके बाद है कि यहाँ पर एक कहानी है, जैसे पुरानी किंवदंती के अनुसार बोला जाता है कि जो ओणम का त्योहार है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो राजा महाबली थे, किंग महाबली, उनको जो है उनका स्वागत करने के लिए, ठीक है। और ये माना जाता है कि जैसे बोला जाता है वहां पे कि हुज स्पिरिट इज सेड टू विजिट केरला एट द टाइम ऑफ ओणम, मतलब जो है ये माना जाता है कि राजा महाबली जो है वो समस्त प्रजा से मिलने के लिए केरल राज्य में जो है वो आते हैं, ठीक है, थिरु ओणम के दिन आते हैं वो। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द फेस्टिवल ऑफ पैडी हार्वेस्ट, है ना, तो धान की फसल के त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है। ये नॉर्मल सी जानकारी है इनके बारे में, है ना, ओणम के बारे में। इसके अलावा जो है इसमें एक वल्लम कली, एक नौकायन प्रतियोगिता होती है, वो तो आप लोगों ने सुना होगा, है ना, नेहरू ट्रॉफी वगैरह भी साउथ में होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीपल गेट ड्रेस्ड इन देयर ट्रेडिशनल अटायर, प्रिपेयर द ओणम संध्या, ठीक है, मतलब यह है कि अपने पारंपरिक परिधान में वो तैयार होते हैं लोग वहां त्योहार के दिन और ओणम संध्या तैयार करते हैं एंड टेक पार्ट इन अ वैरायटी ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है। तो वहां पर कई तरीके की जो मतलब सामूहिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें वो भाग लेते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, जैसे कि पहला लिखा है आपका पू कोलम लिखा है, रंगोली इसमें बनाई जाती है फ्रेश फ्लावर्स से। उसके अलावा वलाम कल्ली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोट रेस, है ना। उसके अलावा जो है पुल्ली कल्ली, ये अभी और भी न्यूज में था, अपन ने कवर किया था, टाइगर डांस बोला जाता है इसको। और एक है आपका कई कोट्टू काली, ओनम डांस बोला जाता है। मास्क डांस जो है आपका कुम्मटी कल्ली बोला जाता है, ठीक है ना। और भी कई सारी एक्टिविटीज वहां पर मनाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इसके बारे में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, वो आपकी गुजरात के सतरुंजी और भादर बांध से रिलेटेड है ना। तो ये आपका ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, ऊपर से आप जैसे देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट में भी इसको ओवरलैप देखा जा सकता है। तो जीएस पेपर 1, 3 दोनों में आएगा ये, ठीक है।
तो पहला जो लिखा गया है इसमें, मतलब इसके बारे में जो लिखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा जो है हैवी रेन्स होने के कारण, भारी बारिश के कारण, जो सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत जो दो लार्जेस्ट आपके रिजर्वॉयर है, ठीक है ना, एक का नाम है जो शतरुंजी बोला जा रहा है, दूसरा जो है आपका वो भादर डैम है, तो वो दोनों जो है एक साथ जो है आपके ओवरफ्लोड हो गए हैं, है ना, साइमल्टेनियसली देखा जा रहा है इस मानसून के अंतर्गत बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण। तो ये जो है वहाँ मतलब इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा जो पानी मतलब ओवरफ्लो हुआ, तो उसी के कारण जो है वहाँ पर ये समस्या देखी गई है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये जो है आपका ये जो इस साल जो मानसून इतना ज़्यादा जो सरप्लस पानी वहाँ पर दिखाई दे रहा है सौराष्ट्र क्षेत्र में, तो उसका कारण क्या है, तो दिस मानसून जो है रेन इज सेंटर्ड ओवर साउथ गुजरात, जो आपका गुजरात वाला एरिया उसके साउथ में, गुजरात में सौराष्ट्र वाला रीजन और कच्छ रीजन में, जबकि जो नॉर्थ और सेंट्रल गुजरात रीजन है आपका वो अभी भी जो है हाईली रेन डेफिशिएंट वाला क्षेत्र में आते हैं ना। नॉर्मल सी चीज़ है, जोग्राफिकल जो है आपकी वहाँ के फीचर्स बता रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो सौराष्ट्र जो रीजन है इस साल की बात करें तो हैज़ रिसीव्ड मोर देन 100% ऑफ इट्स एवरेज रेनफॉल दिस ईयर। हाउएवर इन दिस पेनिनसुलर रीजन ऑलमोस्ट एवरी फोर्थ मानसून रिमेन्स आर डिफिशियंट। जो आपका मानसून होता है मतलब हर 4 मानसून में से जो एक मानसून होता है, मतलब चौथा जो हर मानसून होता है उसमें एक जो है कमी वाला डेफिसिट, मतलब जो डेफिसिट वाला मानसून होता है वो सौराष्ट्र क्षेत्र में देखा जाता है। लेकिन इस वर्ष जो है 100% जो है वहां पर एवरेज से अधिक बारिश हुई है, ठीक है। इसके बाद थोड़ी जानकारी दिया है यहाँ पर, दिया गया है शतरुंजी और भादर डैम के बारे में। तो जो शतरुंजी है आपका वो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है लोकेटेड और हैज़ अ डेजिग्नेटेड, जो इसकी ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी है 308.68 मिलियन क्यूबिक मीटर है ना, मतलब जो है आपका, और ये लार्जेस्ट है आपका सौराष्ट्र रीजन में, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है, ये क्षमता याद नहीं करनी हम लोगों को, नॉर्मल सा देख जाइएगा आप लोग, फैक्चुअल चीज़ है। स्टेट पीसीएस में ये एग्जाम डायरेक्टली पूछ सकता है, मतलब फैक्ट को, वो भी गुजरात के लिए। भादर जो है आपका वो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है ग्रॉस मतलब सकल, तो 188.14 है, ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट है ये सौराष्ट्र रीजन में। ये जो दोनों डैम है आपके और जो मतलब अक्रॉस शतरुंजी और भादर रिवर्स है, ये रिवर्स जो है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं एंड द टू डैम्स हैव डिफरेंट कैचमेंट एरियाज। इनके डिफरेंट कैचमेंट, जो कैचमेंट एरिया होता है उनका डिफरेंट है। उसके अलावा इनकी अगर जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो दीज डैम्स इन सौराष्ट्र मेक्स दैम अ गुड इंडिकेटर ऑफ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन द रीजन, ठीक है ना, मतलब एक अच्छा संकेतक बनाती हैं वर्षा वितरण के लिए इस भौगोलिक स्थिति के अनुसार सौराष्ट्र में जो ये बांधों के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो सबसे बड़ा आपका बांध है गुजरात का वो आपका सरदार सरोवर डैम है, जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है और उस पर विवाद वगैरह भी था, तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, सरदार सरोवर बांध की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें थी और इसमें थोड़ी सी शतरुंजी रिवर के बारे में लिखा हुआ है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती, तो अमरेली डिस्ट्रिक्ट है आपकी। इसके बाद ये जो है आपका ईस्ट फ्लोइंग आपकी रिवर है और आउटफॉल्स इनटू वेल जो आपका गल्फ ऑफ खंबात है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसके बारे में सफारा है, खारी है, तलाजी, स्टाली, थेबू, खारो नदी वगैरह है, ठीक है। भादर रिवर है, ये आपकी ओरिजिनेट होती है जो आपकी जसदान जो आपका ताल्लुक है, ठीक है, राजकोट में तालुका बोलते हैं, और ट्रिब्यूटरीज जो है उनकी वो गोंडली है और चप्परवाड़ी है, फोपाल है, उटावली है, मोज है, वेन्यू है, वसावदी है, सुरवा है एंड गलोलिया है। तो ये बिल्कुल लोकल आपकी जो मतलब नदियां हैं उसकी इतनी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज नहीं पूछा जाता, फिर भी यहाँ पर ये कंटेंट रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर डायग्रामेटिक इसका जो है रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है, जो आपका सौराष्ट्र क्षेत्र है ये भादर हो गया आपका, ठीक है, तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे और ये जो न्यूज़ है आपकी जीएस पेपर सेकंड से है रिलेटेड, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये सब, एनसीआर और आपका एनपीआर वगैरह, तो आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। जो ये आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है ना, मैं बोलता हूँ हमेशा एटिमोलॉजी से आप इसको समझिए कि क्या बताना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, अब ये क्या होगा, मतलब क्या है ये, तो नॉर्मल सी चीज समझिए कि जो हमारा कंट्री है, जो हमारा भारत देश है, उसके अंतर्गत जो जनरल, जो आपके सामान्य है ना, जो यूजुअल रेजिडेंट्स हैं आपके सामान्य निवासी, उनकी एक तरीके से लिस्ट है, उनकी एक तरीके से सूची है, ठीक है, वही लिखा गया है यहाँ पर। इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट द लोकल विलेज
स्लैश सब टाउन सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल अंडर प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट जो आपका 1955 का है एंड द सिटीजनशिप जिसके अंतर्गत है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003। कहने का मतलब क्या कि जो आपका राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है उसको जो है आपका जो सिटीजनशिप एक्ट है आपका 1955 और आपका जो नागरिकता नियम है आपका 2003 का उसके प्रावधानों के अनुसार, ठीक है, लोकल लेवल पे, जिला लेवल पे, उप जिला लेवल पे, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। नॉर्मल सी फैक्ट हो गया ये। इसके अलावा जो है ये जो है आपका एनपीआर जो है इसके अंतर्गत जो है भारत का जो भी प्रत्येक आपका नागरिक है ना, कौन सा, जो सामान्य निवासी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सामान्य निवासी की, और वो जो है उनके लिए वहां पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, ठीक है, वही लिखा गया है यहां पर कि, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो हमारे यहाँ आम नागरिक हैं, जो हमारे यहाँ जो कॉमन सिटीजन्स हैं, उनकी जो है विस्तृत पहचान, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक जो है आपका डेटाबेस रेडी करना। ये तो हो गई नॉर्मल चीज। अब जो है भारत के जो सामान्य निवासी हैं वो है कौन, सामान्य निवासी कौन है, तो भैया होम मिनिस्ट्री ने हमारे मतलब बताया है कि उनके अनुसार देश का सामान्य निवासी जो है को इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो कम से कम जो है, मिनिमम की बात करें तो 6 मंथ से किसी भी स्थानीय क्षेत्र में रह रहा हो, अथवा लिखा है और या अथवा लिखा है कि अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता हो। मतलब 2 कंडीशन हो गई, या तो वो कम से कम 6 मंथ तक रह चुका हो, स्थानीय क्षेत्र में रहता हो 6 महीने से लगातार, और या फिर अथवा जो लिखा है अगले 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए भारत में जो है किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता हो, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना यहां पर। तो इसके बाद जो लिखा गया है कि आपका हु विल कंडक्ट एनपीआर, तो कौन कंडक्ट कराता है, कौन संचालन करता है इसका, तो द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग एनपीआर विल बी कैरीड आउट अंडर द एजिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड एक्स ऑफिशियो, जो आपके सेंसस कमिश्नर होते हैं इंडिया के। नॉर्मल सा फैक्ट है, देख जाइएगा, कंटेक्चुअल चीज है। इसके बाद जो है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड टू प्रोड्यूस फॉर एनपीआर, तो ड्यूरिंग द एनपीआर जो भी आपका रिस्पोंडेंट है विल नॉट रिक्वायर टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, मतलब जो है जो भी वहां पर प्रतिवादी उसको कोई भी दस्तावेज जो है प्रस्तुत करने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एनपीआर जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो सेल्फ अटेस्टेड होती है, दैट इज वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट विल बी डीम्ड करेक्टेड, मतलब जो करेक्ट होनी चाहिए, एंड नो डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। असम को अगर छोड़ दिया जाए तो जो एनपीआर है वो भारत भर में आयोजित किया जाएगा, है ना, मतलब NPR will be conducted across India except Assam as the state has already gone through the, जो आपका NRC की बात की जा रही है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के जो आपके विवाद वगैरह के संदर्भ में आपने असम का सुना होगा, तो उसको बस हटा दीजिए, तो पूरे भारत के लिए ये आयोजित किया जाएगा। और ये आपका डिफरेंट कैसे है, मतलब एनपीआर और जनगणना में क्या डिफरेंसेस है ना, तो यहाँ पर सीधी बात है कि जो आपका वो दशकीय होती है, जो सेंसस होती है, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ जनगणना किया जाता है 2011 में किया गया, फिर 2021 में किया गया, कब से स्टार्ट हुआ है वो 1881 से हुआ है ना, रिपन के काल से हुआ है स्टार्ट 10 की जनसंख्या की गणना की बात करें तो ये जो 10 सालों में एक बार किया जाता है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आपका सांख्यिकी जानकारी का एक बहुत बड़ा एकल स्रोत है, उसके द्वारा जैसे आपकी कोई योजना है तो उसमें किस तरीके से लाभार्थियों को पहचान की जानी है, उनको किस तरीके से वहाँ से मतलब वहाँ पर एम्बेडेड किया जाना है, ये सब जो है उसका मेन पर्पस होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है उसमें, लिटरेसी रेट पढ़ते होंगे आप लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह, एजुकेशन, हाउसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा जो सारी जो है आपकी डेमोग्राफिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो जनगणना के थ्रू जो है वो क्या की जाती है, कैटर की जाती है, ठीक है। तो एनपीआर की बात करें तो वहां पर क्या है, आपकी केवल जो है आपकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो आपकी एनपीआर की बात करें अपन। लेकिन अगर सेंसस की बात करें जनगणना के लिए तो उसमें डेमोग्राफी तो है ही है, उसके साथ साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो
इंपॉर्टेंट जो भी आपके जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, जो हेल्थ से रिलेटेड एमएमआर वगैरह आप लोग देखते होंगे, साक्षरता दर देखते होंगे, तो वो सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। जनसांख्यिकी भी होगी उसमें, है ना, डेमोग्राफी तो होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिटरेसी, एजुकेशन, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड जो एमिनिटीज़ वगैरह होती हैं, जितना आप देख सकते हो उसमें, फर्टिलिटी रेट, ये सब तो आपको पता चलता है ना जनगणना से ही, है ना। तो उसमें जो है ये आपका बहुआयामी जो मल्टी डायमेंशनल आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप एनपीआर को देखेंगे तो वो सिर्फ जो है एक तरीके की सांख्यिकी जो है, केवल और केवल एक ऐसी जानकारी है जिसमें जो सिर्फ लिमिटेड आपकी जानकारियां वहां पर उपलब्ध होती हैं, जिसमें आपका केवल जो है एक्चुअल जो भी आपके निवासी वगैरह है उनको मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन आवश्यक होता है एनपीआर में। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। द सेंसस इज द बेसिस फॉर रिव्यूइंग द कंट्रीज प्रोसेस इन द पास्ट डिकेड, मॉनिटरिंग द ऑनगोइंग स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। सीधी बात है। और जो एनपीआर डेटा है हेल्प्स आइडेंटिफाई द डेमोग्राफिक्स ऑफ एक्चुअल रेसिडेंट्स हु विल बी डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ एनी स्कीम लॉन्च इन द एरिया, है ना। मतलब जिस भी स्पेसिफिक एरिया में बात करनी होगी तो वो वास्तविक जो वहाँ के निवासी हैं उनकी पहचान करने के लिए बस उसका जो है मतलब क्रिएशन किया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप तो जो आपका सेंसस है वो प्रोवाइड करता है डिटेल्ड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिटरेसी, एजुकेशन, हाउसिंग, हाउस होल्ड एमिनिटीज, अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी, जो आपकी मोर्टेलिटी होती है, SC ST, लैंग्वेज, रिलीजन, माइग्रेशन, डिसेबिलिटी, बिसाइड्स अदर। तो बहुत सारी जो जानकारी है, जितना आप डेटा पढ़ते हैं जनगणना में वो तो सब आपको पता ही है ना, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है इसी से रिलेटेड है, जो आपकी है एनआरसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये अब आपका क्या आ गया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको 1 साल हो गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर जो है 31 अगस्त को इसको प्रकाशित किया गया था, मतलब प्रकाशित हुई थी, लेकिन उस तारीख से 1 साल के बाद भी अभी तक जो है इसके प्रक्रिया में किसी तरीके की जो है आगे प्रोग्रेस नहीं देखी गई है, इसलिए यहाँ पर ये न्यूज़ को पुट किया गया है। ठीक है, तो एनआरसी जो है क्या, तो एनआरसी जो है आपका एक तरीके से ऐसा आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें जो है आपके लीगल इंडियन सिटीजन्स की, है ना, जिसमें आपके लीगल सिटीजन जो है आपके इंडिया के, उनका जो रिकॉर्ड उसमें रखा गया है ना, रखा जाता है। इसमें जो है आपके सभी वैसे आपके भारतीय व्यक्तियों के बारे में डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशंस को रखा जाता है, जो मतलब वैयक्तिक बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, जो कि इंफॉर्मेशन रखा जाता है अबाउट ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु क्वालिफाई एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो जो भी हमारे यहाँ भारत के जो नागरिक हैं, जिनको नागरिकता जो है और मतलब उस हिसाब से वो क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफिकेशन उनके पास है, उस तरीके की एलिजिबिलिटी है कि वो जो आपका नागरिकता अधिनियम है 1955 के अनुसार जो है, अगर वो भारत की नागरिक के रूप में वहां पर एलिजिबल है, अर्हता प्राप्त करते हैं, तो उनके बारे में, उन सभी व्यक्तियों के बारे में इस एनआरसी के अंतर्गत जो है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशंस को रखा जाता है। ये रजिस्टर जो है भारत में पहली बार 1951 की जो सेंसस थी उस समय वो प्रिपेयर किया गया था, एंड सिंस देन इट हैज नॉट बीन अपडेटेड अंटिल मतलब रिसेंटली अगर आपका टाइम देखा जाए, अभी का अद्यतन देखा जाए टाइम आपका, है ना, तो समकालीन समय के संदर्भ में बात किया जा रहा है। तो 1951 बना, उसके बाद अभी तक इसको अपडेट नहीं किया गया था। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपका सिटीजनशिप के अंतर्गत जो एक्ट है आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें जो है आपका कौन है, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया, जो भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति, उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस यहाँ पे लगाई। पहला ये कि ऑन और आफ्टर द, जो आपकी जिसकी बर्थ के बारे में बात करें, 26 डे ऑफ जनवरी जो है आपका 1950, बट बिफोर द 1 डे ऑफ जुलाई 1987। मतलब जो ऐसा है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जो जन्म ले रहे हैं भैया भारत में। उसके अलावा फिर 1 जुलाई जो आपका 1987 है या उसके बाद जो है, लेकिन जो है आपका इसमें जो अमेंडमेंट एक्ट आया था सिटीजनशिप का 2003 में, उसके शुरू होने से पहले, और इनके जो है माता पिता जो है हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उनके जन्म के समय जो है माता पिता भी भारत के नागरिक हैं, है ना। उसके बाद जो है अमेंडमेंट एक्ट आ गया, तो उसके अंतर्गत भी है भैया जो कुछ होंगे मतलब प्रावधान, तो उसमें भी, तो उसमें लिखा गया है कि बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर सिटीजन
सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हों, उनके दोनों जो है माता पिता हों, वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। तो मतलब ये कि अगर माता पिता जो है भारत के नागरिक हों और दूसरे जो है उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं है, वे जन्म से ही आपके भारत के नागरिक होंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, फैक्चुअल जानकारी है ना, कोर पार्ट में आप लोग पढ़ते भी होंगे, पॉलिटी वाली सीरीज में कवर भी किया है मैंने। और एनपीआर और एनसीआर की जो यहाँ पर तुलना की गई है और बताया गया है कि किस तरीके से जो है दोनों में जो है आपकी तुलना करके बताया क्या जो आपके डिफरेंसेस हो, क्या समानता है। तो देखिए एनपीआर जो है डेटाबेस है पीपल लिविंग इन इंडिया, जो भारत में रह रहे हैं, लेकिन जो एनआरसी है जो आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, वो डेटाबेस है इंडियन सिटीजन्स का। समझ में आ गया आपको? वो जनरल रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ये आपके इंडियन सिटीजन्स की बात कर रहे हैं। और एनआरसी की जो प्रोसेस है, डिमांड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स, मतलब उसमें तो नागरिकता का अपना दावा पेश करने के लिए जो है एनआरसी में बोला जाता है। लेकिन एनपीआर की बात करें तो वहां पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है ना, वहां कोई भी आपको डॉक्यूमेंट जो है वैसे प्रोवाइड नहीं कराना पड़ता है। ठीक है, एनआरसी और अगर आप इसमें दोनों में आप देखेंगे कि क्या आपका, अब यहां पर आप देखेंगे तो लिखा गया है कि जो आपका प्रपोज्ड नेशन वाइड जो आपकी एनआरसी की बात की जा रही है ना, विच टिल नाउ रिमेन्स जस्ट अ प्रपोजल, अभी तक ये प्रपोजल है। ठीक है, अगर ये इम्प्लीमेंटेड होता है तो ये किसको टारगेट करेगा? तो ये टारगेट करेगा आपका इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं इन इंडिया। ठीक है ना, लेकिन आप देखेंगे तो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन है, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज हैं, जो आपके आए हुए हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो ये प्रवासी को लेके ये समस्या हुई है, वोंट बी अफेक्टेड, लेकिन इसमें से ये आपके इफेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, इफ दे क्लेम दे हैव अराइव्ड इन इंडिया आफ्टर फ्लीइंग जो आपका रिलीजियस जो आपका मतलब परसिक्यूशन था, वो धार्मिक उत्पीड़न के बाद अगर भारत आए होंगे तो फिर इनको वहां पर इस तरीके से जो है बोला गया कि ये प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो फाइनल लिस्ट है आपकी आसाम की, जो अपडेटेड की गई है आपकी एनआरसी की, वो आपकी पब्लिश की गई थी 31 मतलब लास्ट जो अगस्त था आपका, उसमें जो 19 लाख जो आपके एप्लीकेंट्स थे टोटल, अगर देखा जाए तो मतलब टोटल जो है 3.30 करोड़ में से 19 लाख जो थे आपके जो आवेदन करता थे, हु वर लेफ्ट आउट ऑफ द list have not been able to file appeals as they are yet to get rejection slips needed to do so। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, वो दायर नहीं कर पाए अभी तक भी अपील जो है अपनी, है ना, कोई उनके पास कोई रीज़न रहा होगा वैसा। उसके अलावा देखा जाए तो द रिजेक्शन स्लिप्स आर रिक्वायर्ड फॉर दोज लेफ्ट आउट ऑफ द एनआरसी टू फाइल अपील्स इन द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, है ना। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है, जो एक आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडी है दैट डिसाइड्स द फेट ऑफ दोज डिक्लेयर्ड सस्पेक्टेड फॉरेनर्स। ठीक है ना, ये जो है आपके ये विदेशी जो आपके ट्रिब्यूनल्स हैं, वो संदिग्ध जो मतलब एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक संस्था है, ये आपके संदिग्ध विदेशी जो घोषित किए जाते हैं, है ना, उनके बारे में ये वहां पर क्या करती है, निर्णय वगैरह करती है। ठीक है ना, तो जिनकी जो भी आपकी मतलब जो व्यक्ति हैं वो मतलब बाहर हो गए जो एनआरसी से, वो जाके वहां ट्रिब्यूनल में अपनी जो है अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल से फैक्ट है, ये सब कवर कर लिया गया है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी यहाँ पर जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है ना, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज बोला जाता है, हमारे यहाँ दिव्यांग बोला जाता है, उनसे संदर्भित जो आपके यूएन के प्रिंसिपल हैं, उनके संदर्भ में ये न्यूज़ यहाँ पे पुट की गई है। तो अभी जो है यूनाइटेड नेशन हैज़ रिलीज इट्स फर्स्ट एवर गाइडलाइंस ऑन एक्सेस टू सोशल जस्टिस फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटी। भैया जब आप वल्नरेबल ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें डिसेबिलिटीज वाले भी जो व्यक्ति हैं वो आएंगे, आपके दिव्यांग व्यक्ति जो हमारे यहाँ बोले जाते हैं, तो उनको किस तरीके से सामाजिक न्याय दिया जाए, है ना, मतलब जो है सोशल जस्टिस दिया जाए, उसके संदर्भ में जो है यहाँ पर ये प्रिंसिपल दिए गए हैं। ठीक है, ताकि उनको जो है पूरे वैश्विक स्तर पर जो है न्याय तक उनकी जो पहुंच है, वो जो सामाजिक न्याय तक, न्याय जो है हर स्तर पर जो है उनको उपलब्ध कराया जा सके। और इसके अंतर्गत 10 प्रिंसिपल की बात की गई है। ठीक है ना, और फिर उसके कार्यान्वयन के लिए जो है वहां पर एक रोड मैप बताया गया है। तो यूएन ने जो डेफिनेशन दिया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, पहले तो उसको समझने लायक है कि जो आपका कन्वेंशन है आपका 2006 का यूएन का है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए उनके राइट्स के संदर्भ में, तो वहां पर डिफाइन किया है पर्सन को, मतलब डिसेबिलिटीज से युक्त कौन सा व्यक्ति है। तो उन्होंने बोला है कि हु हैव लॉन्ग टर्म, मतलब जो दीर्घकालिक समय तक फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी जिनके अंदर इंपेयरमेंट्स है, ठीक है ना, मतलब जो भी व्यक्ति है, अगर कोई भी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या किसी तरीके का आपका जो आपका
संवेदी बोला जाता है ना, उस तरीके का अगर दोष है, ठीक है, जो कि अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालते हैं। मतलब ये जो आपके इस तरीके की अगर कोई उनके साथ डिसेबिलिटी है जिसके कारण वो समाज में, है ना, अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में जो है वो उस स्तर पर नहीं है, उनको आगे बढ़ने में हर्डल्स जो है महसूस होता है ना, इफेक्टिव जो पार्टिसिपेशन जो सोसाइटी में वो इक्वल बेसिस पे नहीं कर सकते अदर्स के साथ, तो उनको उन लोगों ने क्या बोला है, यूएन ने डिफाइन किया है कि ये आपके डिसेबल्ड व्यक्ति हैं। और इस कन्वेंशन को जो है इंडिया ने रेटिफाई किया है आपका 2007 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखा जाए कि पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया आपका, आपको पता है 2016 का, अपन ने पहले भी कवर किया इसको, जो पर्सन ऑफ जो विथ डिसेबिलिटीज एक्ट है, इसके लिए जो है मेंस में क्वेश्चन भी फ्रेम किया था यूपीएससी ने, शायद 2017 के पेपर में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो इसीलिए किया गया क्योंकि जब भी कोई वर्ल्ड लेवल पे जो आपका मतलब कोई भी जो आपका कन्वेंशन वगैरह किया गया, अगर उसको इंडिया ने रेटिफाई किया तो इंडिया ने भी तो फिर अपने यहाँ कोई ना कोई प्रावधान लाया होगा, तो वो फुलफिल करने के लिए जो ऑब्लिगेशंस थे आपके यूएनसीआरपीडी, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो लिखा गया था, उन्हीं के अधिकार से संबंधित, उसको जो है आपका इंप्लीमेंट करने के लिए ये एक्ट लाया गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जो आपका स्टैटिस्टिक्स है आपकी मेंटेन की गई है जो आपकी यूएन के द्वारा, उनके द्वारा बताया गया कि पूरे वर्ल्ड की लगभग जो है आपकी 15% जो आपकी पॉपुलेशन है किसी ना किसी तरीके से वो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज की लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। एस्टिमेटेड जो है 1 बिलियन पीपल बताया गया है जो आपके डिसेबिलिटीज के साथ जी रहे हैं, और दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइनॉरिटी, मतलब ये जो है पूरे वर्ल्ड की जो है सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए तो अगर ये फैक्चुअल जानकारी है, इसके बाद देखा जाए कि इनकी 10 प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो पहला जो आपका प्रिंसिपल है, यूएन के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये जो है आपके मतलब इनको किसी भी मतलब दिव्यांगता का कोई भी आयाम से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उनको जस्टिस तक पहुंच के लिए किसी भी तरीके की जो है बाधा महसूस नहीं होना चाहिए, उनको वंचित नहीं रखा जाना चाहिए दिव्यांगता के आधार पर न्याय तक पहुंच से। दूसरा ये कि इनको किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े, उसके अलावा मतलब किसी भी भेदभाव के बिना जो है सुविधाओं और जो है आपकी सेवाओं तक इनकी जो है पहुंच, सार्वभौमिक जो पहुंच है, एक्सेसिबिलिटी जो है उसको क्या करना, निर्धारित करना। तीसरा ये कि जो आपके जो भी आपके मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ साथ जो भी आपके बच्चे हैं जो डिसेबिलिटीज से प्रभावित हैं, उनको भी है राइट कि वो एप्रोप्रिएट आपका प्रोसीजरल जो है अकोमोडेशन उनको प्राप्त हो, है ना, मतलब एकोमोडेशन का अधिकार उन लोगों को दिया गया है। उसके अलावा देखेंगे आप तो दिव्यांग व्यक्तियों को जो भी आपके पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं उनको इस तरीके का अधिकार भी दिया गया है कि अगर कोई भी अन्य व्यक्ति उनको कानूनी नोटिस और सूचना दिलवाना चाहता है तो वो सुलभ तरीके से प्राप्त करने का अधिकार है, मतलब जो समय से और मतलब उनको जो है एक्सेसिबल मैनर में उनको क्या किया जाए, उपलब्ध कराया जाए, है ना, ताकि उनको जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके साथ आप देखेंगे नेक्स्ट जो है इसमें लिखा गया है कि जो भी आपका मतलब पीडब्ल्यूडी आर एंटाइटल्ड टू ऑल सब्सटैंटिव और जो आपका प्रोसीजरल सेफगार्ड्स है रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनेशनल लॉ on an equal basis with others and states must provide the necessary accommodation to guarantee due process। आप देखते हैं ना भैया कि अब बात हो रही है कि जो आपके मतलब प्लेटफॉर्म से जो भी आपके मतलब पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे आपका रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, या आपकी कोई बिल्डिंग है, तो वहां पर बोलते हैं ना कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भैया आप जो आपके अगर कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले आ जाते हैं तो वो किस तरीके से वहां पर आसानी से एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह वो भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपभोग कर सकेंगे, है ना। तो उसके अंतर्गत लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में प्राप्त जो है सभी तरीके के जो मौलिक हैं प्रक्रियात्मक जो सुरक्षा के उपाय हैं उसके अंतर्गत उनको भी सुरक्षा का पाए जो सुरक्षा के जो उपाय हैं, सेफ गार्ड्स हैं, उनका उपभोग करने का अधिकार भी क्या है, दिव्यांगों को है, बिल्कुल अन्य व्यक्ति की तरह। इसके बाद देखा जाए तो जो नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का, इसमें ये लिखा गया है कि इनको जो है आपका अफोर्डेबल, ठीक है, और राइट टू फ्री और अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस का अधिकार दिया जाना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ भी जो है आप देखेंगे कि निःशुल्क जो है डीपीएसपी के अंतर्गत दिया है कानूनी सहायता, विधिक सहायता, उसी के अंतर्गत नालसा की स्थापना वगैरह भी की गई है, आप लोगों को पता है ना, तो इनके लिए भी स्पेसिफिक ऐसा बोला गया है। 7 नंबर का आप इसमें देखेंगे प्रिंसिपल, तो इसमें यह है कि न्याय प्रणाली में
और प्रशासन में समान आधार पर भाग लेने का भी इनको क्या है, अधिकार दिया गया है। देखिए सब जगह इनको जो है किसी न किसी तरीके से सब लोगों के साथ समाज की जो मुख्य विकास की धारा है उसमें स्थापित करने के लिए ये सारे के सारे जो है आयाम यहां पर रखे गए। इसके बाद जो नेक्स्ट देखेंगे आप, तो इसमें लिखा गया है कि अगर person with disability have the right to report complaints and initiate legal proceedings concerning human rights violation and crimes, वो तो सबके लिए है, तो इनके लिए तो स्पेसिफिक रखना ही पड़ेगा कि किसी भी तरीके का अगर मानवाधिकार का उनका मतलब उनके संदर्भ में जो है उल्लंघन होता है या उनके खिलाफ किसी तरीके का अपराध जो है वो होता है, तो उस संदर्भ में जो है कानूनी कार्यवाही शुरू करने का और उनको वहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड करने का क्या किया गया है, प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा 9 नंबर का प्रिंसिपल देखेंगे तो इसमें ये लिखा है इफेक्टिव एंड रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म प्लेज आ इंपॉर्टेंट रोल। मतलब ये समझिए कि जो न्याय तक पहुंच का समर्थन करने के लिए इफेक्टिव और बहुत अच्छा जो है एक सशक्त निगरानी तंत्र जो है इसको वहां पर स्थापित करना है, जो कि इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप तो इसमें लिखा गया है कि जो भी आपका न्याय प्रणाली है उसमें कार्यरत जो भी व्यक्ति हैं सभी लोग, उनको जो है इस तरीके के जो व्यक्ति हैं दिव्यांग व्यक्ति, उनको खास तौर पर उनको असिस्टेंस दिया जाना चाहिए, उनको जागरूकता दिया जाना चाहिए, प्रदान किया जाना चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि जो वो है वो जो भी आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले व्यक्ति हैं उनको न्याय तक पहुंच जो है वो आसानी से हो सके। अब जो है भारत में जो दिव्यांग व्यक्तियों का आप डेटा वगैरह देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जो है आपका अकॉर्डिंग टू द डेटा कलेक्टेड बाय द यूएन 2.4% of males and 2% of females in all age group in India are affected by disability। ठीक है, तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद जो है ये इसके अंतर्गत दोनों तरीके के मतलब दिव्यांग व्यक्तियों को क्या किया गया है, मतलब वहां पर सम्मिलित किया गया है। वो मेंटल भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं और आपकी इनएबिलिटी टू स्पीक हियर एंड सी, मतलब देखने सुनने बोलने में भी जो लोग अक्षम हैं। जो आपका अकॉर्डिंग टू 2011 का आप सेंसस देखेंगे तो टोटल जो आपकी पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, उनमें से 2.68 जो करोड़ लोग हैं वो आपके डिसेबल्ड थे, जो आपका परसेंटेज वाइज जो था 2.21% था, है ना, ये बिल में हाईलाइट किया गया था। उसके अलावा देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस आउट ऑफ 2.68 करोड़ पर्सन विथ अ डिसेबिलिटीज 1.45 जो है आपका करोड़ आर डिसेबल्ड मैन और आपका 1.18 जो करोड़ है आपका वो डिसेबल्ड वुमेन है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब ये इंपॉर्टेंट डेटा भी है कि देश की जो अधिकांश दिव्यांग आबादी है वो आपकी, है ना, कंट्री की जो मोस्ट डिसेबल्ड पॉपुलेशन है वो आपकी रूरल इंडिया में मतलब निवास करती 69%। ठीक है, ये डेटा आप मतलब यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका ये एक्ट है ये अपन पहले भी कवर कर चुके हैं लेकिन फिर से यहाँ पर है तो अपन देख लेते हैं कि इसने जो है आपका 1995 वाला जो आपका एक्ट था उसका स्थान ले लिया आपका 2016 वाले एक्ट ने। इसमें जो है यहाँ पर जो है मतलब डिसेबिलिटी जो यहाँ पर मतलब उसका जो है एक तरीके का डायनामिक कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर अपनाया गया है। ठीक है ना, और वहां पर जो है पहले 7 आयाम थे जिसके आधार पर मतलब डिसेबल्ड जो है तय किया जाता था, अब उसको बढ़ा के 21 कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर भी किया गया है उसके अंतर्गत कि ये फिर और भी फर्दर इंक्रीज कर सकती है डिसेबिलिटी के आयामों को, उसके आधारों को। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। इसके बाद आप देखेंगे तो अधिनियम के अंतर्गत जो ये एक्ट है उसमें जो है जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसको बोला गया है उसके लिए जो है पीड़ित जो है आपकी उसकी जो चिल्ड्रन है उनके जो एज रखा गया 6 से 18 साल रखा गया है। ठीक है ना, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिफर्स टू पीपल हु आर अफेक्टेड एटलीस्ट 40% जो है डिसेबिलिटी की बात की गई है। 40% जो आपकी विकलांग कम से कम लिखा हुआ है ना, मिनिमम जो है 40% जो विकलांगता से प्रभावित होंगे उनको बेंचमार्क विकलांगता के आधार पर रखा जाएगा, है ना, उसके अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोविजन दिया गया है कि जो आपका मतलब सब्जेक्ट ऑफ रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल इज स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए स्टेट लिस्ट में है जो आपकी 7वीं अनुसूची उसके अंतर्गत है ना, आपकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो उसमें बताया जा रहा है कि राज्य सूची के अंतर्गत है। आर्टिकल 41 आप लोग पढ़ते होंगे डीपीएसपी के अंतर्गत, उसमें लिखा भी है कि राज्य जो है अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत मतलब काम, शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में लोक सहायता के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी प्रावधान करेगा। इसी के अंतर्गत आप मैटरनिटी बेनिफिट जो है आपका एक्ट भी आया था, वो भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत जो है रखा गया और ये भी आपका आर्टिकल 41 है ना, ये आपका कनेक्टिविटी है। इसके साथ हम नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे और ये अपना जो है पोषण माह से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 में भी आएगा, ये हेल्थ में भी रिलेटेड है, आपका 3rd में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पोषण माह है क्या,
तो ये हर मतलब सितंबर के महीने में इसको पोषण माह के रूप में मनाया जाता है 2018 से ही पोषण अभियान के अंतर्गत, ठीक है ना। जो आपका भारत कृषि निधि है, आपकी एग्रीकल्चरल फंड ऑफ इंडिया है, वो आपका इज बीइंग क्रिएटेड टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड देयर रिलेटेड आपका न्यूट्रिशनल जो आपकी वैल्यू है। तो भैया जो आपके पोषण संबंधी जो उसमें मतलब जो भी विशेषताएं हैं, तो उस तरीके की फसलों को उगाने के लिए जो अवेयरनेस का काम करना किया जा रहा है, तो प्रत्येक जिले में ऐसी फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए जो है आपका वो भारत कृषि निधि का सृजन किया गया है आपका, ठीक है। इसके बाद जो है पोषण माह के बारे में जानकारी है, तो ये आपका मतलब पूरे मंथ जो है ऐसी एक्टिविटीज पे फोकस किया जाता है जिसके अंतर्गत जो है आपका किस तरीके की केयर, प्रसव पूर्व आपकी जो देखभाल होती है, ठीक है ना। उसके अलावा जो ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग है वो इसीलिए क्योंकि जो है हमारे यहाँ मतलब जो है आपकी मैटरनल हेल्थ जो है और शिशुओं का जो आपका बच्चों की जो हेल्थ है वो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो बच्चे हैं वही तो आपके भारत के आगामी समय में जाके आपके मानव संसाधन सामाजिक पूंजी के रूप में जो है वो कन्वर्ट होंगे। तो उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनपुट है वो सबसे पहले क्या है, हेल्थ है और आपका देन आपका एजुकेशन है। तो एजुकेशन जो है, अब हेल्थ का ख्याल बच्चा खुद तो रख नहीं सकता, तो एजुकेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, माँ के लिए, है ना। अगर माँ जो है अवेयर होंगी तभी तो वो अपने बच्चे का ख्याल अच्छे से रख पाएंगी, किस तरीके से इनको जो है मतलब पोषण युक्त भोजन कराया जा सके ताकि ये स्वस्थ हो, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग पे, एनीमिया पे, ग्रोथ मॉनिटरिंग, गर्ल्स एजुकेशन, डाइट, राइट एज ऑफ मैरिज, हाइजीन, जो आपका सैनिटेशन है और ईटिंग हेल्दी मतलब फूड फोर्टिफिकेशन की भी बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये सारे जो आयाम हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। ये गतिविधियां जो है आपकी एक्टिविटीज हैं वो फोकस मतलब इनके केंद्र में क्या है, सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन एंड आर बेस्ड ऑन जन आंदोलन गाइडलाइंस। तो ये जन आंदोलन दिशा निर्देशों पर आधारित है, ठीक है। और जो आपका ये एसबीसीसी की बात कर रहे हैं, ये सोशल और बिहेवियरल जो आपका चेंज कम्युनिकेशन है, ये आपका स्ट्रैटेजिक यूज है आपका कम्युनिकेशन अप्रोच का, अप्रोचेस टू प्रमोट चेंजेस इन नॉलेज, एटीट्यूड, नॉर्म्स, बिलीफ एंड बिहेवियर। सीधी बात है कि जो भी आपका एक दृष्टिकोण है, ज्ञान है, उनके जो मापक स्टैंडर्ड्स हैं, जो बिलीफ है आपके मतलब फेथ से आपके विश्वास और व्यवहार में किस तरीके का परिवर्तन लाया गया, तो उसके लिए जो है संचार दृष्टिकोण का एक रणनीतिक उपयोग करना है, ठीक है। तो जन आंदोलन जो है इसी के अंतर्गत एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं आपकी के अंतर्गत शामिल है पोषण अभियान में। और जो आपका फूड एंड न्यूट्रिशनल जो आपका न्यूट्रिशन क्विज है एज वेल एज आपका मेमे कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द माई गवर्नमेंट पोर्टल, ठीक है। तो माई गवर्नमेंट पोर्टल में इस तरीके की एक जो है खाद्य पोषण से संबंधित क्विज की भी क्या की जाएगी, प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो अ यूनिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन पार्क हैज बीन क्रिएटेड एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। एक स्पेशल पार्क भी बनाया गया है वहां पर, पोषण पार्क है ना, जहां पर जो है आपका न्यूट्रिशन रिलेटेड एजुकेशन दिया जाएगा जिसको फन ऑन फ्रॉलिक के आधार पे मतलब मस्ती और मौज के साथ जो है अवेयरनेस फैलाने का ये एक तरीके से काम वहां पर किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि पोषण अभियान है क्या, तो ये जो है आपका नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम। ये आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है न्यूट्रिशनल आउटकम्स के लिए, किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। पोषण इंप्लाइज जो है आपका प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम जो है आपकी फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसे कब लॉन्च किया गया था, तो महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2018 को पीएम जो है हमारे प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा जो है राजस्थान के झुंझुनू से लॉन्च किया गया था। अब इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो WCD करेगा भैया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपकी मिनिस्ट्री है, सीधी बात है। उसके बाद टारगेट क्या है इसका, तो रिड्यूस करना आपका स्टंटिंग को, अंडर वेट को और जो आपका लो बर्थ वेट है ना, इनको सबको जो है इन्होंने बोला था कि 2% जो है पर ईयर के हिसाब से इसको कम करना है। और जो एनीमिया है अमंग चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड वुमेन, उनको जो है हर वर्ष जो है 3% की मतलब दर से उसको पर ईयर जो है कब तक, ये जो टारगेट है 2022 तक के लिए 2% के हिसाब से स्टंटिंग, अंडरवेट और लो बर्थ वेट को है ना पर ईयर के हिसाब से 2022 तक के लिए। और जो एनीमिया है आपका है ना, जो यंग चिल्ड्रंस में, एडोलसेंट्स में है, वुमेन में है, उनको 3% पर ईयर की मतलब रेट से उसको कम करना है 2022 तक का, ये टारगेट है उसके अंतर्गत। इसमें मिनिमम जो टारगेट है आपका रिड्यूस करना है स्टंटिंग को जो है आपका 2% एवरी ईयर, बट द मिशन विल स्ट्राइव टू ब्रिंग इट डाउन फ्रॉम
38.4% जो स्टंटिंग है अभी, है ना, 2016 का डेटा लिया है, तो उसको जो है आपका उन्होंने बोला है कि 25% करना है 2022 तक का, ठीक है ना। मिनिमम 2% है, लेकिन ये एक आपका जो है इस तरीके का जो है लैंडमार्क जो है अचीवमेंट, मतलब जो है वो अचीव करने की बात कर रहे हैं, इस तरीके के लक्ष्य की प्राप्ति की वो बात कर रहे हैं ना। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा एमसीक्यूज देखेंगे हम। फर्स्ट एंड जो आज का एमसीक्यू है हमारा नूर इनायत खान के बारे में है, ठीक है। स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा सही है। तो पहला ये है कि ये आपकी वर्ल्ड वॉर 2 में, सेकंड में स्पाई थी, और ये आपकी फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन थी जिनको इस तरीके का ऑनर दिया गया विद अ मेमोरियल ब्लू प्लेग इन सेंट्रल लंदन रिसेंटली। तो ये भारत की पहली ऐसी, मतलब भारतीय मूल की हैं दरअसल ये, ठीक है। तो सेंट्रल जो आपका लंदन है वहां पर जो है ब्लू प्लाग करके, मतलब जो है उससे सम्मानित होने वाली ये पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी, बिल्कुल सही है ये पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इनका जो पूरा नाम था वो आपका नूरुन निसा जो है इनायत खान था, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में हुआ था। इनके फादर इंडिया थे, मदर जो थी इनकी अमेरिकन थी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो है बासु ने इनके बारे में एक किताब लिखी 2006 में, स्पाई प्रिंसेस लिखी थी, और उसी में जो है आपका, मतलब उसी के अंतर्गत 2010 में नूर इनायत खान मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इनके बारे में जो भी कहानियां हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रिजर्व रखी जा सके। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि फॉर हिज सर्विसेज he was awarded the highest civilian honor George Cross of the UK, United Kingdom and other Commonwealth countries, and that was followed by the release of a royal mail stamp in honor of नूर इन मार्च 2014। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये आपका डोकलाम और नाकुला के बारे में है। उनके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका, यहां पर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे अगर, तो लिखा हुआ है उसमें कि नाकुला जो सेक्टर है इज द पास एट अ हाइट ऑफ मोर देन 5000 मीटर्स अबाउट, मतलब अबव मीन सी लेवल, जो आपका मीन सी लेवल होता है आपका, ठीक है ना। वहां से जो है आपके इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम में है ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है। इसकी हाइट बता रहे हैं कि जो आपकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 5000 मीटर है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला ये दर्रा है, बिल्कुल ठीक है आपका, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा ये कि जो आपका इट इज लोकेटेड अहेड ऑफ मुंगू, तो आपका थांग है या चोलामू बोला जाता है उसको, ठीक है, जो आपका सोर्स भी है आपका रिवर तीस्ता का, ठीक है ना, वहां पर लोकेटेड है, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा जो है डोकलाम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, आपको पता भी होगा कि ये आपका भूटान और चीमा, जो आपकी चाइना है उसकी सीमा पे है। ये ट्राई जंक्शन पे एक तरीके से मान लीजिए, भारत के पास है और भूटान और चाइना की जो है उसके बॉर्डर पे ये अवस्थित है, ठीक है ना। और पठार और घाटी युक्त आपका ये क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक है आपका। और ये स्टेटमेंट भी, और लास्ट स्टेटमेंट है कि इट इज लोकेटेड बिटवीन तिब्बत चुम्बी वैली टू द नॉर्थ, भूटान की जो हा वैली है टू द ईस्ट, एंड इंडिया सिक्किम स्टेट टू द वेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों के बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर दो वो बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव, इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देंगे, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।